नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं सीपीयू शेड्यूलिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, जो फर्स्ट शेड्यूलिंग है उसको मैं समझा रहा हूँ। यानी ये जो SRTF है, SRTF शेड्यूलिंग जो होता है वो SJF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का जो होता है, जो प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है वो होता है। यानी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट दो तरीके से होता है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है जो कि प्योरली शॉर्टेज जॉब फर्स्ट बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है, और जो प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है। प्रीएम्प्टिव वर्जन का मतलब होता है कि हम प्रोसेस को बाहर निकाल के दूसरे प्रोसेस को असाइन कर देते हैं, तो फिर उसको हमने प्रीएम्प्टिव वर्जन यानी शॉर्टेज जॉब। वहाँ पे भी हम शॉर्टेस्ट जॉब को देखते हैं, यानी जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है। यानी एक प्रोसेस कुछ काम करने के बाद जब उसका रिमेनिंग टाइम बच जाता है दूसरे प्रोसेस को लाते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो ये प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है जिसको हम लोग देखेंगे। यानी एसजेएफ का जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसका नाम होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो SRTF का जो इम्पॉर्टेंट होता है कि इट इज प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ द SJF एल्गोरिथम। इसको हम लोग इस SRTF नाम से जानते हैं। द प्रोसेसर इज एलोकेटेड टू द जॉब क्लोजेस्ट टू द कंप्लीशन। क्लोजेस्ट टू द कंप्लीशन मतलब जब आपको कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो रिमेनिंग टाइम है अगर बच जाता है, बहुत अमाउंट कम बच जाता है, तो वो जो बचा हुआ रिमेनिंग टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, बेस्ड ऑन दैट एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर दैट एग्जीक्यूशन टाइम एंड द शॉर्टेस्ट, यानी जो कि जॉब कंप्लीशन के क्लोज होता है उसको हम लेते हैं। बट इट कैन बी प्रेम्प्टेड बाय ए न्यूअर रेडी जॉब विद अ शॉर्टर टाइम। यानी जैसे कोई जॉब का शेड्यूलिंग आपको शेड्यूल कर रहे हो और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, और कुछ समय के बाद कोई नया जॉब आ रहा है और उसका जो रिमेनिंग टाइम है प्रीवियस जॉब का और न्यू जॉब का, दोनों के रिमेनिंग टाइम यानी दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम, बचे हुए एग्जीक्यूशन टाइम जो एग्जीक्यूट हो रहा है और जो नया जॉब आया है वो एग्जीक्यूशन टाइम, दोनों के कंपेयर करते हैं और दोनों में जो शॉर्ट होता है उसको लेते हैं। अगर कंटिन्यू जो हो रहा है यानी करंटली जो रन कर रहा है उसका शॉर्टेस्ट टाइम अगर जो एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है नए जॉब से, तो फिर वो कंटिन्यू करता है। अगर मान लो नए जॉब का कम होता है तो फिर वो एग्जिस्टिंग जॉब को सीपीयू से निकाल के उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का इसमें इस्तेमाल होता है। एंड इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरैक्ट सिस्टम्स विद द इंटरैक्टिव सिस्टम विद रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम इज नॉट नोन। तो इसका मतलब होता है ये तभी काम अच्छे से कर सकता है जब आपके पास सीपीयू टाइम यानी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो आपको पता होता है। अगर पता नहीं होगा तो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा और वो इंटरैक्टिव जो सिस्टम्स होता है वो आप नहीं बना सकते। It is often used in batch environments where short jobs need to be give preference। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई बैच सिस्टम पे काम करना चाहते हो जहाँ पे शॉर्टेस्ट जो जॉब होते हैं यानी जिसका जो एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है, तो उसके लिए ये वाला बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम को ये प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये एक एग्जांपल्स है जिसको मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो आपको कॉपी पेन पेंसिल का यूज़ करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें डिटेल है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और जो मैं आपको बताया प्रीएम्प्टिव वर्जन जो हमारा स्विचिंग होता है वो कैसे होता है वो भी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट तैयार करके रखा है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा वहाँ पे आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको लास्ट तक इसका सॉल्यूशन पता चल जाए। तो हम लोग देखते हैं कि SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे करके होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 एंड P5 दिया हुआ है, और उसका जो अमाउंट दिया हुआ है ये 1, 3, 6, 7 एंड 9 है, और 9, 3, 2, 10 एंड 8 आपके पास दिया हुआ है। हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरीके का न्यूमेरिकल होता है तो आपको सबसे पहले टेबल बना लेना पड़ता है, और टेबल में आप इस तरह से जो कॉलम्स है उसको डिफाइन कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैन चार्ट बनाना। गैन चार्ट के लिए आप एक रेडी क्यू बना के रख दीजिए, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है उसके लिए रेडी क्यू तैयार करके रखिए। जैसे जैसे अराइवल टाइम होगा उस हिसाब से हम रेडी क्यू में उस जॉब को लाएंगे और उसको फिर गैन चार्ट में शो करेंगे। तो ये गैन चार्ट इंपॉर्टेंट है। गैन चार्ट अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम्स है 99% सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो उसके बाद वेटिंग टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, फिर उसके एवरेज निकालना है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ये आप इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये फॉर्मूला है वो आपको पता चल जाता है। तो हमने स्टार्ट करते हैं दोस्तों किस तरह से होता है। तो हम देख सकते हैं कि P1, अब अराइवल टाइम को देखेंगे। उसके बाद SRTF है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का मतलब होता है कि
जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जो विजिबल हो रहा है, वो हम लोग शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम मान के चलते हैं। तो जो रिमेनिंग टाइम है, इसी को रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पर ही हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यानी जिसका जो रिमेनिंग टाइम बहुत कम होगा उसको हम लोग, अगर हम एट ए स्टेज देखते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से 2 सबसे कम होता है। और आप बोलेंगे कि मैं P3 को पहले लाऊंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि अराइवल टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे अराइवल टाइम के हिसाब से शुरू करेंगे, उसके बाद जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है उस समय हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, तो शुरुआत जो होगा वो अराइवल टाइम से होगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ता है और प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है, साइड बाय साइड हम चेक करते चलेंगे। इनिशियली जो भी वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट होने के बाद ये जो वैल्यू होता है, ये अभी क्या होता है कि हमारे जो क्यू है, अभी क्यू में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 यूनिट ऑफ टाइम में आया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि 1 सेकेंड चलने के बाद, 1 ड्यूरेशन के बाद जो होता है, यहाँ पे हमारे पास जो P1 है वो अराइवल टाइम के हिसाब से रेडी क्यू में आ गया। तो इसका मतलब है इस ड्यूरेशन पे कोई काम हमारा नहीं हुआ, तो ये हमारा ब्लैंक गया। आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, दैट इज ब्लैंक। अब जाते हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम में फर्स्ट प्रोसेस आया है। अब हम एक और यूनिट ऑफ टाइम लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में जब आया है तो यहाँ पे P1 असाइन हो गया प्रोसेस में, गैंट चार्ट में हमने शो कर दिया, ये P1 असाइन हो गया। अब P1 जो होता है यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ टाइम। क्यों? अब ये जो 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम जो होता है यहाँ पे हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से रेडी क्यू पे ना आ जाए। जैसे ही पूरे रेडी क्यू में आएगा उसके बाद जो होता है हम एक नॉन प्रीएम्प्टिव फॉर्म में उसको यूज करेंगे। जैसे ही जॉब असाइन होगा और कंप्लीट होने के बाद बाहर आएगा, नहीं तो फिर वो जो होता है हर एक सेकंड में वो ऑलवेज चेक करते रहेगा कि अराइवल टाइम किसी का एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, किसी का एलिजिबल हुआ है कि नहीं। अब जैसे मैं P1 को लेके चल रहा हूँ तो इस ड्यूरेशन पे कोई भी नहीं आया, यानी ये 1 से लेके अगर एक ड्यूरेशन किया तो 2 पे कोई भी नहीं आया। अब जाते हैं कंटिन्यूएशन पे P1 आ जाता है। P1 फिर से मैंने अभी बोला कि अभी रेडी क्यू पूरा ही का पूरा खाली है, एक आया है, बाकी सब खाली है। तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाना है, ये 3 हो गया हमारा। अब ये 3 होने के बाद हम देख सकते हैं कि 3 में हमारे पास P2 अराइव हो गया है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, P2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब है P1 को मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो ये 8 हो गया, इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हो गया 7। तो इसका मतलब होता है कि 2 बार मैंने एग्जीक्यूट किया, ये यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे है, यानी 2 सेकेंड मैंने पहले एग्जीक्यूट किया तो 8 हुआ, 8 के बाद 7 होगा। तो अभी हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है P1 का 7 है। अभी जो नया हमारे पास प्रोसेस आया है वो P2 आया है। तो P7 और ये दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास P1 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, P1 और P2 में अब आ जाता है कि 2 जॉब जब आ जाते हैं तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में अब कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अब कंपैरिजन किसके बेस पर होगा? ये जो कंपैरिजन होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पर इसका कंपैरिजन होगा। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है रिमेनिंग टाइम 7 है, इसका एग्जीक्यूशन रिमेनिंग टाइम 3 है। तो डेफिनेटली जो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है वो बाहर निकल जाएगा। अब क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जब P1 को बाहर निकाल रहे हैं और P2 को ला रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी P1 के सारे स्टेट्स को सेव करते हुए बाहर आ जाना, फिर P2 को CPU को असाइन कर देना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर भी हम 1 यूनिट ऑफ टाइम हम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो होता है 3rd सेकंड में P2 आ गया, P2 और P1 के बीच में कंपैरिजन हुआ, P2 को असाइन किया। अब ये बाकी तो खाली है, तो इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में फिर से चेक करेंगे कि कोई एलिजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 4th नंबर सेकंड में कोई एलिजिबल नहीं हो रहा है, तो यानी P2 जो होता है 1 यूनिट ऑफ टाइम चल गया, तो इसका मतलब होता है इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब अगेन देखते हैं, क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम कम हो गया तो ये 7 से तो ऑलवेज रहे, तो यानी P2 ही कंटिन्यू करेगा अभी। तो P2 को कंटिन्यू किया, P2 कंटिन्यू करने के बाद ये 4 सेकेंड ऑफ टाइम के बाद होता है 5 सेकेंड ऑफ टाइम मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड ऑफ टाइम मतलब 1 सेकेंड और चल गया, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो यानी P2 एक बार और चला। फिर उसके बाद जो होता है 5 के बाद 6 कर देते हैं P2, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई एलिजिबल वाला प्रोसेस नहीं है, ये 6। अब देखते हैं कि P2 जैसे 6 पे पहुंचता है, यानी 6 यूनिट ऑफ टाइम हो जाता है, तो उस समय हम देखते हैं P3 एलिजिबल हो जाता है, तो P3 जो होता है हमारे पास क्यू में आ जाता है। तो इसका मतलब है अभी अगर हम रिमेनिंग टाइम देखेंगे तो ये P2 3 बार चला, ये 3 खत्म हो गया, तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया P2।
तो P2 कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा ये अब नहीं है, हमारे पास अब आ रहा है P1 एंड P3। तो P1 एंड P3 के बीच में अब कंपैरिजन होगा। तो P1 का जो टाइम है 7 है, P3 का जो टाइम है 2 है, तो इसका मतलब है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में P3 एलिजिबल है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम यहाँ P3 को लेके आगे बढ़ेंगे, फिर से सिंगल यूनिट ऑफ टाइम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो होता है आगे पूरा जो क्यू है ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बचा हुआ। तो यानी 1 सेकेंड के बाद बार हमेशा चेक करेंगे और उसके बाद क्या होता है वो चेक करेंगे। तो P3 एग्जीक्यूट हुआ, तो जब P3 एग्जीक्यूट हुआ तो इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ रहेगा। अब 7 में हमारे पास एक नया ये है P4 है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम P7 यानी ये P4 जो होता है हम यहाँ क्यू पे लेके आ गए, क्योंकि 7 यूनिट ऑफ टाइम में वो आ गया। अब ये आने के बाद जो होता है अब इनके बीच में कंपैरिजन होगा कि लोएस्ट जो होता है कौन सा होता है, P1 लोएस्ट है, P3 है या P4 है। तो आप देख सकते हैं कि P3 की जो वैल्यू है रिमेनिंग टाइम वो 3 है, तो यानी P3 कंटिन्यू करेगा और अगेन यहाँ पे खाली है तो इसलिए 1 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा, दैट इज 8। तो 8 होने के बाद तो ये P3 भी कंप्लीट हो गया हमारा। P3 कंप्लीट हो गया तो यानी हमारे पास P1 एंड P4 है। अभी नेक्स्ट जॉब अभी तक आया नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट जॉब कब आएगा? जैसे ही एलिजिबल होता है अराइवल टाइम के हिसाब से। तो 7 अराइवल टाइम है, अभी 8 अराइवल टाइम हो गया। अब हमारे पास P1 P2 P3 P4 ऑलरेडी आ चुके, P5 बचा हुआ है 9 अराइवल टाइम पे। तो इसका मतलब है P3 है और P3 खत्म हो गया। तो जब P3 खत्म हो गया तो इसका मतलब होता है कि P3 अब कंटिन्यू नहीं होगा। अब हमारे पास बचता है P1 एंड P4। तो P1 एंड P4 में लोएस्ट जो टाइम है वो होता है 7, एक का होता है, P4 का 10 है। तो इसका मतलब है P1 जो होता है वो कंटिन्यू करेगा यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा, और जैसे ही कंटिन्यू करते तो 7 से ये हो गया हमारे पास 6। तो ये हमारा 6 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ बच गया, 1 यूनिट कम हो गया। अब 9th नंबर पे 9th अराइवल टाइम पे ये आप देख सकते हैं P5 आ गया। अब एक बार रेडी क्यूब पूरा कंप्लीट हो गया, यानी सारा का सारा जॉब यहाँ से रेडी क्यूब में आ गया। अब जो हर एक सेकेंड में जो वेरिफिकेशन है वो अब खत्म हो जाएगा। तो हर एक सेकेंड में जब वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, P1 यहाँ आ गया, P4 हमारे पास अवेलेबल है और P5 अवेलेबल है। इनमें से शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम P1 ही है, तो P1 यहाँ पे कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे वो जाके 9 + 6 15 पे खत्म हो जाएगा। तो यानी अब सारे के सारे यहाँ आ गए, तो अब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव बेस पर काम करेगा, और जब एक बार P1 असाइन हुआ तो उसका जो जितना भी टाइम बचा हुआ रिमेनिंग वो यहाँ कंप्लीट होगा। तो यहाँ कंप्लीट हो गया तो P1 का काम खत्म। अब बचा है P4 एंड P5। P4 एंड P5 में हमारे पास जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो P5 का वैल्यू जो होता है कम है, तो P5 एग्जीक्यूट हो रहा है। P5 एग्जीक्यूट 8 सेकेंड के लिए होगा, तो ये हो गया 23। तो ये हमारा P5 भी कंप्लीट। अब हमारे पास P4 बचा है, P4 को यहाँ ला दीजिए। P4 10 सेकेंड के लिए चलेगा, दैट इज 33 और P4 भी कंप्लीट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जितने भी हमने ज्ञान चार्ट बनाया बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, यानी यहाँ जो प्रायोरिटी है वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, यानी एग्जीक्यूशन टाइम कैसे करके कैलकुलेट हो रहा है अराइवल टाइम के हिसाब से। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अराइवल टाइम यानी जब तक आपका रेडी क्यू कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप हर एक सेकेंड के लिए 1 सेकेंड ऑफ ड्यूरेशन के लिए आप चेक करते रहेंगे और यहाँ पे आप टेस्ट करते रहेंगे और कंपैरिजंस करते रहेंगे और उस हिसाब से प्रोसेस को बाहर निकालेंगे और अंदर करेंगे, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप देख सकते हैं P1 से P50 के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं P2 से P3 के बीच में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, यानी ये आपका आपस में ये चेंज हो गया। अब उसी तरह से P3 कंटिन्यू किया तो P3 के बाद जो P3 का काम खत्म हो गया, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कोई सवाल नहीं उठता है। P1 आ गया और P5 P4। तो इसका मतलब होता है कि आपको दो जगह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दिख रहा है। एक तो होता है कि यहाँ पर भी आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा क्योंकि P2 का काम यहाँ खत्म हो गया। जब जॉब खत्म हो जाता है तो उनके बीच में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज हमको करना पड़ता है, यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइप को यूज करते हुए करते हैं। अब इनका अगर हम कंप्लीशन टाइम देखते हैं तो P1 कब खत्म हुआ, देखिए आप देख सकते हैं कि P1 जाके खत्म हुआ यहाँ पे 15 में, यानी जो दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, हर एक बॉक्स का उसके राइट पार्ट को देखना है। तो कंप्लीशन टाइम इसका 15 हो गया।
अब उसके बाद जो होता है P2 का जो कंप्लीट P2 कहाँ जाके खत्म हुआ, यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 6 हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। उसके बाद जो होता है P3 कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे 8 हो गया, तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। उसके बाद जो होता है हमारा जो नेक्स्ट जो हुआ है P4 33 सेकंड में खत्म हुआ, तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम है। और ये हो गया P5 जो होता है 23 सेकंड में कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशन किया। अब टर्न अराउंड टाइम निकालना भी बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये जो कंप्लीशन टाइम है और जो अराइवल टाइम है उनका माइनस, तो ये हो गया 14, 6 माइनस 3, 3, 8 माइनस 6, 2, 33 माइनस 6, 26, एंड देन माइनस 9, 23 माइनस 9, 14। वेटिंग टाइम सीधी सी बात है, टर्न अराउंड टाइम माइनस जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है उसको, तो ये हो गया 14, ये हो गया 9, एक्चुअल वैल्यू है 9, तो ये हो गया 5, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 26 माइनस 10 16, 14 माइनस 8 6। तो ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम जैसे आ गया, तो अब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है, देखिए एवरेज वेटिंग टाइम, तो जो भी वैल्यू है सबका हमने एवरेज निकाला, डिवाइडेड बाई 5 किया, 27/5 डिवाइड, यानी ये हो गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम 5.4। और उसी तरह से हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो होता है 11.8, सबको ऐड करने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि SRTF किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम जो होता है अराइवल टाइम के बेस पर हर यूनिट ऑफ टाइम के लिए चेक करते रहते हैं जब तक कि पूरा का पूरा क्यू फुल नहीं हो जाता है। जैसे ही पूरा का पूरा क्यू फुल हो जाता है, तो उसके बाद जो होता है हम एक नॉन प्रीएम्प्टिव बेस आगे बढ़ते हैं, यानी एक बार असाइन होता है तो कंप्लीट जो रिमेनिंग टाइम है उसको कंप्लीट करके बाहर निकल जाता है, नहीं तो फिर बीच में वो हमेशा एग्जीक्यूशन टाइम जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको बेस करते हुए ये जो CPU है उसमें असाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को और लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू।